वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। आइए शुरू करते हैं इस वीक का वीकली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य जो रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया है। यूएनईपी के द्वारा जारी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है जेनेटिक बीमारियों से संबंधित, इसको हमें देखना है। और काफी समय से एक लंबित मामले में पीसीए ने निर्णय दिया है जो इटली के नौसैनिकों का मामला था। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस 2020 को हम देखेंगे। और लास्ट में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है, इसको हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस अथवा क्षय रिपोर्ट 2020 जारी की है। और इसमें बताया गया है कि 2019 में लगभग 24 लाख टीबी के मरीजों को चिन्हित किया गया है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। विश्व में टीबी और एचआईवी के सह संक्रमण से होने वाली मौतों में भारत विश्व के दूसरे नंबर पर है। हर वर्ष इन सह संक्रमण से लगभग 9700 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुल 92,000 ऐसे लोग अधिसूचित किए गए हैं जिन्हें टीबी और एचआईवी एक साथ है। इसके अलावा तंबाकू के कारण भी 8% टीबी मामलों में वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार ये वे 5 राज्य हैं जिनमें अधिक मामले टीबी के पाए गए हैं। 0.45 मिलियन टीबी की आबादी अभी तक देश में अधिसूचित नहीं की गई है, जो देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि टीबी एक संक्रामक रोग है। टीबी को होने का कारण एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को संशोधित रूप दिया गया और उसका नया नाम रखा गया संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। परंतु हाल ही में हुए एक परिवर्तन के द्वारा RNTCP को अब NTEP यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से अब इसे जाना जाएगा, अर्थात राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम अब इसका नया नाम है। 1997 में RNTCP के तहत डॉट्स पद्धति को शामिल किया गया था इलाज के लिए। डॉट्स का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज। डॉट्स पद्धति विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा निर्धारित विश्वव्यापी नीति है। टीबी के इलाज में डॉट्स का इस्तेमाल पूरे विश्व में किया जाता है। WHO ने टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तय किया है, वहीं भारत सरकार ने ये लक्ष्य 2025 यानी 5 साल पहले तक का ही तय किया है। भारत सरकार ने 2017 से 2025 के लिए टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना भी जारी की है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन। रेलवे ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला है 2024 तक पूरी तरह से विद्युत से संचालित करने का, और दूसरा 2030 तक रेलवे को नेट शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य। नेट जीरो उत्सर्जन का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 0 तक सीमित करना। इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी और साथ ही सौर ऊर्जा के बढ़ते प्रयोग से हरित परिवहन बनाने में मददगार यह साबित होगा। इसके अतिरिक्त इस पहल से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी INDCs इन लक्ष्यों को प्राप्ति में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान ये वे लक्ष्य हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी देश के द्वारा बनाए जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान इस पहल में मुख्य प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। गाड़ियों की गति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन से मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा खरीद के मामले में अग्रणी है। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 3 मेगावाट के सौर संयंत्र से भारतीय रेलवे ने ऊर्जा खरीद शुरू भी कर दी है, तो इंडियन रेलवे हरित ऊर्जा खरीद मामले में काफी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों और भवनों पर लगभग 100 मेगावाट वाले सौर पैनल स्थापित करने का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि आधारित सौर संयंत्रों के निर्माण पर भी कार्य चल रहा है और ऐसी 2 पायलट परियोजनाएं भिलाई के छत्तीसगढ़ में और दीवाना यानी जो हरियाणा में है वहां पर क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें भूमि आधारित सौर संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के 31 अगस्त 2020 तक शुरू होने की उम्मीद है।
नेटांस जो कि एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और ये ईरान में है। अभी हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार इस भूमिगत परमाणु सुविधा केंद्र में आग लगने की दुर्घटना सामने आई है। 2015 में किए गए संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना यानी JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, इस परमाणु समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की कुछ साइट्स को निगरानी में रखा था और नेटांस उन्हीं निगरानी साइट्स में से एक है। बात करें यूरेनियम संवर्धन की, तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमाणु संयंत्रों में ईंधन का उत्पादन किया जाता है। कच्चा यूरेनियम जो प्राप्त होता है उसे हमें पहले संवर्धित करना पड़ता है और उसके बाद ही वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग आ सकता है। कच्चे यूरेनियम से पहले येलो केक तैयार किया जाता है जिसमें 80% यूरेनियम ऑक्साइड होता है। इसी येलो केक से एक गैस का निर्माण किया जाता है जिसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कहा जाता है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को बाद में सेंट्रीफ्यूज में भेजा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये काफी सारे सेंट्रीफ्यूज एक साथ जुड़े हुए हैं। इन सेंट्रीफ्यूज में इन्हें देर तक घुमाया जाता है और बाद में U-235 यानी यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 नाम के यूरेनियम के दो आइसोटोपों को केंद्रित इसमें किया जाता है। परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा का उत्पादन इन्हीं आइसोटॉप्स के विखंडन से होता है। तो इन दोनों आइसोटॉप्स का नाम आपको याद रखना है जो संवर्धित यूरेनियम का पार्ट होते हैं। आगे चलते हैं। MSME के लिए सरकार ने आपातकालीन उपायों का प्रस्ताव सामने रखा है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में वित्त का प्रवाह बढ़ाना है। फाइनेंसिंग की बहुत अधिक आवश्यकता इस समय इन उद्योगों को है। लगभग 1.5 मिलियन MSME की नकदी एवं ऋण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। इससे जहां एक और लाखों नौकरियों को सुरक्षित किया जा सकेगा, वहीं पर MSME में नई जान फूंकी जा सकेगी। यह प्रयास है कि वित्तीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरलता का प्रवाह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ बना रहे। बैंकिंग क्षेत्र इस समय जोखिम लेने से बच रहा है। वह NBFCs को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में निरंतर धनराशि का प्रवाह बनाए रख सकेगा। विश्व बैंक की ऋण प्रदान करने वाली शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से ये राशि 19 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की गई है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। MSME क्षेत्र भारत के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कोविड-19 के बाद भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे लाभप्रद MSME को मौजूदा आर्थिक संकट का सामना करने में भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जूनोटिक बीमारियां। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसका नाम है प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक जूनोटिक डिसीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। इस रिपोर्ट में मनुष्य में होने वाली जूनोटिक बीमारियों की प्रकृति एवं प्रभाव पर चर्चा की गई है। 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुइस पॉस्चर के द्वारा सबसे पहले रेबीज का टीका विकसित किया गया था और इसीलिए 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार मनुष्यों में 60% जूनोटिक रोग हैं और 70% ऐसे जूनोटिक रोग भी हैं जो अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं। बात करें पिछले 2 दशकों की, तो $100 बिलियन से भी अधिक का आर्थिक नुकसान पूरे विश्व को उठाना पड़ा है और अगले कुछ सालों में यह राशि $9 ट्रिलियन तक जा सकती है। विश्व में हर साल निम्न मध्यम आय वाले देशों में 10 लाख लोग जूनोटिक डिसीजेस के कारण मारे जाते हैं और यदि रोकथाम के प्रयास नहीं किए गए तो कोविड-19 जैसी अन्य महामारियों का आगे भी सामना करना पड़ सकता है। बात करें जूनोटिक रोग की, तो ये वे रोग होते हैं जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से भी फैल सकते हैं, जैसे इबोला, नीपा वायरस जो केरल में था, हंता वायरस, रेबीज तथा वर्तमान में कोरोना वायरस रोग। तो ये रिपोर्ट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी मायने रखती है। चंद्रमा पर बहुत अत्यधिक मात्रा में धातु की उपस्थिति का पता लगाया गया है। नासा के लूनर रिकोनेंस ऑर्बिटर यानी LRO ने चंद्रमा की उपसतह में विशाल मात्रा में लोहा और टाइटेनियम धातु के उपस्थित होने का अनुमान लगाया है।
LRO वर्तमान में चंद्रमा के ध्रुवों का मानचित्रण कर रहा है और साथ ही चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम की उपस्थिति का पता लगा रहा है। इसे 2009 में नासा ने भेजा था। हालिया शोध के अनुसार LRO के एक मिनी RF इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध के क्रेटरों की मिट्टी में विद्युत गुणों को मापा है। इन विद्युत गुणों को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी विसंवाहक स्थिरांक कह सकते हैं। यह किसी पदार्थ की विद्युत पारगम्यता तथा निर्वात में विद्युत पारगम्यता के अनुपात को यह स्थिरांक दर्शाता है। आसान भाषा में समझे तो क्रेटरों के आकार में वृद्धि से ये पता लगता है कि विसंवाहक स्थिरांक बढ़ रहे हैं, जिससे ये पता लगता है कि चंद्रमा का निर्माण जिन उल्काओं के टकराव के कारण हुआ होगा, उनके कारण चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड युक्त धूल बाहर निकले होंगे। पहले ये माना जाता था कि चंद्रमा की उपसतह में अपेक्षाकृत कम धातु के भंडार हैं, परंतु नए अध्ययन के द्वारा हमें ये पता लगा है कि बड़ी मात्रा में वहां लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति है। पृथ्वी की भूपर्पटी में चंद्रमा की तुलना में कम लोह ऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। यह खोज पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने में सहायता करेगी। इतावली मरीन मामला। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी PCA ने एनरिका लेक्सी केस में अपना अंतिम निर्णय दिया है, जिसमें उसने कहा है कि इटली के 2 नौसैनिकों पर भारतीय मछुआरों की हत्या का आपराधिक मुकदमा चलाने की भारत को परमिशन नहीं है। उसने भारत के तर्क को खारिज कर दिया है। PCA मध्यस्थता कोर्ट है जो अनक्लोज के अंतर्गत आता है। PCA ने एनरिका लेक्सी नामक तेल टैंकर जहाज पर तैनात इटली के 2 नौसैनिकों पर 2 भारतीय मछुआरों को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सुनवाई की थी। तो एनरिका लेक्सी नाम का एक तेल टैंकर जहाज था, जिस पर उपस्थित इटली के 2 नौसैनिकों ने भारतीय मछुआरों को समुद्री डकैत समझकर उन पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी। इस मामले को इटली ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चुनौती दी थी और उसी तथ्य पर यह निर्णय आया है। PCA ने कहा है कि भारत के पास इटली के अधिकारियों पर एनरिका लेक्सी मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे दोनों नौसैनिक एक राष्ट्र की ओर से कार्य कर रहे थे, न कि व्यक्तिगत तौर पर। परंतु साथ ही PCA ने कहा है कि भारत मुआवजे का हकदार है, क्योंकि इटली के सैन्य अधिकारियों की कार्रवाई के कारण भारत को जान मान का नुकसान हुआ। बात करते हैं अनक्लॉज की। अनक्लॉज यानी यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है। अनक्लॉज के ही अनुच्छेद 287(1) के अनुसार यदि 2 देशों में समुद्री विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, जिसमें पहला है समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण यानी इक्लॉज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में है, और तदर्थ मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन जैसे कि PCA में है, या विवादों की कुछ श्रेणियों के लिए एक विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन। तो अनक्लॉज के माध्यम से ही किसी भी समुद्री विवाद को सुलझाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करने को मंजूरी दी है। ये कम किराए वाले आवासीय परिसर होंगे। खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित आवासीय परिसरों को 25 वर्षों के समझौते से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किया जाएगा। इन सरकारी परिसरों की मरम्मत, पानी निकासी, स्वच्छता या सड़क इत्यादि से जुड़ी कमियों को दूर किया जाएगा। योजना के शुरुआती चरण में लगभग 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा और तकनीकी नवाचार अनुदान के रूप में 600 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का इसमें अनुमान है। जान लेते हैं कि इस पहल की आवश्यकता क्या थी। तो कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर कामगार शहरी गरीबों का पलायन हमें देखने को मिला है। ये प्रवासी किराया बचाने के लिए झुग्गी बस्तियों, अनाधिकृत कॉलोनियों या अल्प विकसित शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और ये खर्च बचाने के लिए कभी कभी अपने जीवन को जोखिम में भी डालते रहते हैं। विनिर्माण उद्योग, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, घरेलू व्यावसायिक प्रतिष्ठान या निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश लोग, कामगार, विद्यार्थी और आदि लक्षित समूहों को इसमें शामिल किया गया है। अर्थात ये कार्यक्रम इन सभी लोगों के लिए है, इन सभी लोगों को राहत प्रदान करने के लिए है।
यह योजना आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी पूरा करने में मदद करेगी। विश्व जनसंख्या दिवस 2020। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य लगातार बढ़ रही जनसंख्या को सीमित करना, आम लोगों को जनसंख्या वृद्धि और लिंग समानता एवं मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बनाना है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल द्वारा 11 जुलाई 1989 को की गई थी। इसी दिन 1987 में विश्व की जनसंख्या ने 5 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया था, इसीलिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2020 की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम महिलाओं और लड़कियों पर केंद्रित रही। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की माने तो लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में लॉकडाउन के बाद से अब तक 2 गुनी वृद्धि हुई है, तो ये एक चिंता का विषय है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 750 मेगावाट की सोलर परियोजना है। इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच ये एक जॉइंट वेंचर के रूप में कार्य कर रही है। केंद्रीय वित्तीय मदद के रूप में 138 करोड़ रुपए की राशि इसे प्रदान की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह एशिया में सबसे बड़ी सिंगल लाइट सौर परियोजना है। विश्व बैंक के द्वारा इसे राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया गया है। इसके अलावा प्रति वर्ष 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन को ये कम करेगी। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि प्रति यूनिट की क्रय दर 2.97 रुपए है, जो अब तक की सबसे न्यूनतम दर है। तो इसकी जो क्रय करने की रेट है वो बहुत ही कम है। इस परियोजना से उत्पादित 24% विद्युत को दिल्ली मेट्रो और शेष 76% को मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम्स को प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। लिथियम उत्पत्ति की परिघटना। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिथियम उत्पत्ति के विषय में ठोस पर्यवेक्षण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि सूर्य जैसे ही किसी कम द्रव्यमान तारे के सेंटर से हीलियम जल रही है और उसी हीलियम ज्वलन चरण के दौरान लिथियम की उत्पत्ति हो रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर यह अध्ययन किया है। लिथियम इस मामले में इम्पोर्टेंट है कि इसने आधुनिक संचार उपकरणों और परिवहन क्षेत्रों में एक क्रांति ला दी है। तो लिथियम का उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसकी उत्पत्ति के विषय में जानना जरूरी है। लिथियम के अधिकांश भाग की उत्पत्ति का पता एक ही घटना से लगाया जा सकता है और वह है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वही परिघटना है जिससे ब्रह्मांड के निर्माण की उत्पत्ति का पता लगता है। ब्रह्मांड में लिथियम की मात्रा में 4 गुना वृद्धि हुई है समय के साथ साथ, परंतु ये काफी कम है अगर हम और धातुओं को देखें तो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और निकेल। माना जाता है कि उच्च ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय किरणों से इंटरस्टेलर स्पेस में कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों के टूटने से लिथियम का निर्माण हुआ है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने तारे के मुख्य हाइड्रोजन ज्वलन चरण के अंत में भी लिथियम उत्पादन की बात की है। उनका मानना है कि हाइड्रोजन ज्वलन के अंतिम चरण में हीलियम फ्लैश निकलती हैं जिनसे लिथियम का उत्पादन होता है। उम्मीद करते हैं कि इस लिथियम उत्पत्ति परिघटना के बारे में आई नई जानकारी से इस दिशा में और सफलता प्राप्त होगी। जम्मू कश्मीर में LOC के निकट संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा मंत्री ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इनमें जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तरनाह नाले पर 2 पुल, जबकि जम्मू जिले में अखनूर पल्लन वाला रोड पर कुल 4 पुलों का निर्माण किया गया है। ये सीमावर्ती इलाके हैं और बहुत ही संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। 43 करोड़ रुपए की लागत से BRO यानी सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट संपर्क के तहत इनका निर्माण किया गया है। इससे आवाजाही करने में काफी सुविधा होगी और साथ ही इन सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक विकास में भी अहम योगदान मिलेगा। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सड़क निर्माण एजेंसी है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी।
सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में यह अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और आज का लास्ट टॉपिक है महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन। सर्वोच्च न्यायालय ने शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन लागू करने के लिए सरकार को 1 महीने की समय सीमा और अतिरिक्त में दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की थी कि उन्हें इसे लागू करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। ऐसा कोविड-19 महामारी के कारण किया गया। अभी तक सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती थी, परंतु शॉर्ट सर्विस कमीशन से भर्ती होने के बाद वे 14 साल तक ही सेना में नौकरी कर सकती थी। 14 वर्षों के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, परंतु पेंशन पाने के लिए सेना में 20 वर्ष तक नौकरी पूरा करने का नियम लागू है। स्थायी कमीशन अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में कार्य कर सकते हैं और पेंशन के भी हकदार होते हैं। तो महिलाओं को यदि स्थायी कमीशन दिया जाता है तो वे 20 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगी और साथ में पेंशन पाने की भी हकदार होंगी। इसी मामले में यह विवाद कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में सरकार को आदेश दिया था कि महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। और इसी विवाद को 17 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि उन सभी महिला अफसरों को 3 महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। तो यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम होगा, जिसमें अभी डिले हो रही है कोविड-19 के चलते। तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते वीकली करंट अफेयर्स के नई एडिशन में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।